अब आ रही है आवाज? हेलो 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 हेलो। अब आ रही है आवाज? प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा और बताइएगा। अब आवाज आ रही है? यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक हो गया ना सब? चलिए आइए। है ना, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन फॉलो कर लेते हैं ना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप सब लोगों के? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, है ना। सर हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? देखो मैं तो बचपन से मस्त, तुम लोग सुनाओ। यस सर, हम भी बचपन से मस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब बढ़िया सर। आइए फिर आइए। आज की क्लास, आज आपको पता ही है केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2 है। कल एक हमने बहुत छोटा सा लेक्चर दिया था रिकॉर्डेड फॉर्म में केमिकल इक्विलिब्रियम का, और टॉपिक भी बहुत आसान थे, तो आप लोगों ने कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है भाई, रूल्स टू अटेंड द क्लास, और मुझे उम्मीद है आप इन्हें फॉलो कर रहे होंगे। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज अ बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा, इस नए हफ्ते में आने की कोशिश करेगा, तो क्या बोलेंगे उसे? यस यस यस, नॉट टुडे, नॉट टुडे, नॉट टुडे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज यही कोशिश करेंगे कि आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना। इस वीक नहीं होने देंगे भाई, चैप्टर खत्म हो जाना ये। लास्ट क्लास का क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, लॉ ऑफ मास फ्रैक्शन पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उनके रिलेशन पढ़ेंगे, रिएक्शन क्वेश्चन पढ़ेंगे, और एमपीक्यू में कुछ क्वेश्चंस है और होमवर्क फ्रॉम मॉड्यूल भी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, रेडॉक्स रिएक्शन एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चन थे जो हमने क्लास में किए थे प्रिंटेड फॉर्म में, है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल चुके हैं। ठीक है, आप वही जहां पे जाके आपको पता ही है फिजिकल केमिस्ट्री में खोलोगे, ऑल क्वेश्चंस वाला जो बना हुआ है, कंप्लीट क्वेश्चंस वाला, उसमें देखोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसमें देखो, रेडॉक्स सेक्शन में कुछ टेस्ट भी हुए थे ना। रेडॉक्स सेक्शन जब चल रहा था, कुछ टेस्ट भी हुए थे। तो जिन टेस्ट में मैं प्रिंटेड क्वेश्चन लेके आया था, है, हालांकि वो किसके क्वेश्चंस होंगे? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के, है ना, पिछले चैप्टर के क्वेश्चन हो गए, मैंने वो भी डाल दिए। मैंने वो भी डाल दिए रेडॉक्स रिएक्शन में जो टेस्ट हुए थे, मैडिक्स टेस्ट हुए थे, उसमें जो प्रिंटेड क्वेश्चंस थे मैंने वो भी डाल दिए। सही किया ना? हाँ, एमपीक्यू क्वेश्चन भी डाल दिए सारे। यस 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 यस। चलिए चलिए, है ना, सही किया ना। चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आप में से कुछ बच्चे टेस्ट के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। देखिए, टेस्ट जो है, आपने शायद मेरे ख्याल से यकीन नीट 2.0 का जो ओरिएंटेशन हुआ था वो आपने ढंग से अटेंड नहीं किया था मेरे ख्याल से। हमें किसी को ये नहीं पता है कि नीट 2025 के एग्जाम के बाद नीट 2026 का एग्जाम कैसा आएगा। कोई नहीं जानता इस बारे में, कोई भी नहीं जानता है। ठीक है, मैं कह दूं कि मुझे तो पता है जी कैसा आएगा, बाकी किसी को पता हो या ना पता हो तो दैट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। हाँ, एग्जाम जैसे जैसे पास आता जाता है, जेई मेंस होगा जनवरी का, उससे थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। हमने उस ओरिएंटेशन में ही आप सबको बोला था कि जो भी यहां पर बैच के अंदर टेस्ट लिए जाएंगे उनका जो लेवल है वो वेरिएबल रखा जाएगा। शायद आपने सुना नहीं था मेरे ख्याल से, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। हो सकता है किसी टेस्ट में कोई एक सब्जेक्ट बहुत आसान आए, दूसरा बहुत मुश्किल आए, तीसरा मॉडरेट आए। ठीक है, कुछ कुछ इस तरह का वेरिएशन रहेगा, नो बडी नोज अबाउट इट, है ना।
केमिस्ट्री किसी में आसान दे दी, किसी में टफ दे दी, किसी में मॉडरेट दे दी, फिजिक्स किसी में आसान दे दी, किसी में टफ दे दी, किसी में मॉडरेट। ऐसा ग्राफ चलता रहेगा कि आपको हर एक प्रकार की सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। आपको ये नहीं देखना कि सारे टेस्ट आसान आ रहे हैं, सारे ही मॉडरेट आ रहे हैं, सारे टफ आ रहे हैं। ये चलता रहेगा, दैट इज बाउंड टू हैपन। ठीक है, हाँ सर बोला था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर तीनों टफ था, अगर ऐसा पेपर आएगा, मान लो तीनों ही टफ आ गया, तो फिर कट ऑफ जो है वो 300-400 के आसपास जाएगी यार, है ना। ऐसा आई डोंट नो, मतलब कि अगर जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि तीनों ही टफ था, बहुत ही टफ था, है ना। भाई नीट 2025 से भी ऊपर का लेवल मान लेते हैं, आपकी बात को मान रहा हूं, मैं एग्री कर रहा हूं, मैं उसमें डिनाइल मोड पे नहीं हूं। तो फिर कट ऑफ जो है वो 400 के आसपास जाएगी या 400-450 के आसपास जाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। हाँ, तो यही तो करना है भाई, यही तो करना है हमें। हो सकता है अगला टेस्ट आए उसमें तीनों ही आसान हो, उससे अगले में तीनों ही मॉडरेट हो, किसी में दो टफ हो एक इजी हो। भाई यही तो करना है हमें, और क्या करना है हमें। तो हर एक प्रकार की सिचुएशन के लिए रेडी रहना है हमें ना, हमें तो हर एक प्रकार की सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। तीनों आसान आ जाए, तीनों टफ आ जाए, तीनों मॉडरेट आ जाए, दो आसान आ जाए एक टफ आ जाए, है ना, दो टफ आ जाए एक इजी आ जाए, भाई हमें तो हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। है ना? बढ़िया 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 बढ़िया। रैंक शो नहीं हो रहा, वो मैं बोल देता हूं, देखिए वो आपका जेन्युइन डाउट है। लेट मी टेल द टीम। मैम जो कल टेस्ट हुआ है उसमें ना बच्चों का, कई बच्चों का रैंक जो है शो नहीं हो रहा है, एक बार टीम को एस्केलेट करो और इसको रिजॉल्व करवा दीजिए। बोल दिया बेटा मैंने, ठीक है, जो भी होना होगा हो जाएगा, बार बार आपको उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए, आ जाएगा भाई, रेडॉक्स का भी समरी लेक्चर आ जाएगा, अभी पढ़ लें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करने लगे बेटा रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। हमने लास्ट क्लास में सबसे पहले क्या पढ़ा था, दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं, एक है रिवर्सिबल, एक है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल यहां पर मतलब क्या था, इक्विलिब्रियम में जहां से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बन सकता है वो रिवर्सिबल कहलाएगी। जहां से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन जाएगा बट प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनेगा, वो क्या कहलाएगी, इरिवर्सिबल। जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट है वो किसका है, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन का, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेगा और उसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या था सर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों स्पीशीज सेम थी, बस उनका फिजिकल स्टेट अलग अलग था। जैसे एक कंटेनर के अंदर आपने आइस भी रख लिया, वाटर भी रख लिया, 0 डिग्री सेल्सियस पे और 1 atm प्रेशर पे, आइस मेल्ट भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है, वाटर फ्रीज भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है एट 1 atm प्रेशर। तो उसके अंदर सॉलिड और जो आइस, सॉलिड आइस होगी और जो पानी लिक्विड फॉर्म में होगा, वो दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। एक ऐसा समय आएगा जिसमें रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस और रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर सेम हो जाएगा। लाइक एक सेकंड में अगर 3 ग्राम आइस मेल्ट हो रही है तो एक ही सेकंड में 3 ग्राम पानी फ्रीज हो रहा होगा। हम कहेंगे कि फिजिकल इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम आ गया है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। एक कंटेनर के अंदर, क्लोज्ड कंटेनर के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन होगी एज वेल एज क्लोज्ड कंटेनर होगा गैसियस सब्सटेंस के लिए, तभी इक्विलिब्रियम आएगा। आप एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर आपने पानी रख दिया, आपको पता है पानी एक वोलाटाइल लिक्विड है, तो कुछ पानी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, कुछ गैस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाएगा। अगर एक सेकंड में 5 मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस में जा रहे हैं तो एक ही सेकंड में 5 मॉलिक्यूल गैस से लिक्विड में आ रहे होंगे। हम कहेंगे कि लिक्विड लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम आ गया है। नेक्स्ट इज सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। ये किनके लिए एप्लीकेबल था, ये सर सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल था सब्लाइमेबल सॉलिड्स के लिए, जिनको हीट पर वो सॉलिड से सीधा किस में कन्वर्ट होते हैं, गैस में कन्वर्ट होते हैं। जैसे सॉलिड से आयोडीन गैस, फिर वही क्लोज्ड कंटेनर के अंदर रखना है। जितना रेट ऑफ सब्लिमेशन होगा, डेपोजिशन होगा, तब उस स्टेट को हम लोग क्या कहेंगे कि इक्विलिब्रियम आ गया है। यानी कि 10 मॉलिक्यूल सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो एक सेकंड में ही गैस से मॉलिक्यूल गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो गए हैं।
बच्चे वॉइस इशू क्यों लिख रहे हैं? या चेक करो, नहीं चेक करते रहो 2 पौने 2 घंटे। आपके हेडफोन लगा होना चाहिए, एक तरफ लैपटॉप खुला हो और एक तरफ मोबाइल खुला हो। बच्चों को कोई इशू नहीं आना चाहिए यार, और मुझे ये मत बोला करो कि मैं चेक कर रहा हूं, चेक करते रहो, ये आपकी ड्यूटी है। आइए जी, ठीक है। नेक्स्ट था, हम पढ़ रहे थे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि जब भी इक्विलिब्रियम आ जाता है तब उसमें सारी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं, ठीक है, कांस्टेंट हो जाती हैं। कहने का मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हुई है होगा, चेंज होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, बट जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब प्रेशर पूरे सिस्टम का, पूरे गैसियस सिस्टम का कांस्टेंट हो जाएगा। फिर इक्विलिब्रियम आने के बाद वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब रिएक्शन होगी, हो सकता है एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, मुझे खुद नहीं पता है, ठीक है, उस में टेम्परेचर चेंज होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, बट जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम आने के बाद टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। शुरू में हो सकता है वॉल्यूम गैसेस प्रोडक्ट की ज्यादा हो, रिएक्टेंट की कम हो, रिएक्टेंट की ज्यादा हो, प्रोडक्ट की कम हो, तो चेंज हो सकता है, पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक है। बट जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब वॉल्यूम जो है पूरे एक सिस्टम की क्या हो जाएगी, दैट इज कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है जी। और चीजें पड़ी थी इसमें इक्विलिब्रियम में कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो क्या होता है, दैट इज स्टैटिक नहीं होता है, दैट इज डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब है रिएक्शन चलती रहती है, रिएक्शन चलती रहती है, रुकती नहीं है। ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम आ गया तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बन रहा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन रहा, दोनों हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है, बट सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज है कि दोनों का रेट क्या हो गया है, सेम हो गया है। दोनों का रेट क्या हो गया है, सेम हो गया है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था इक्विलिब्रियम आने पर, हाँ, इक्विलिब्रियम आने पर डेल्टा जी जीरो हो जाता है, चलो वो तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लिया था। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम पे, ये सिर्फ और सिर्फ, ये सिर्फ इक्विलिब्रियम को जल्दी लाने में या लेट लाने में हेल्प करता है। मैंने बताया था, अगर यही क्लास कंप्लीट करनी है, ठीक है, एक तरीका ऑनलाइन है ना, जिसमें चैटिंग करते करते आराम से क्लास, 2 घंटे की क्लास जो है वो 3 घंटे में कंप्लीट होती है ना। एक तरीका क्या है, तो ये विदाउट कैटलिस्ट है ना, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, साथ में चैटिंग चल रही है, साथ में कुछ खा भी रहे हो, बीच बीच में क्लास को पॉज करके कहीं चले भी जाते हो, मम्मी के लिए सब्जी भी ले आते हो, सारे काम करते हो, तो आराम से वो 2 घंटे क्लास जो है वो 3 सवा 3 घंटे में कंप्लीट होती है, ठीक है। अब इसमें अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट लगा दिया जाए, सर पॉजिटिव कैटलिस्ट का क्या है, चेयर के पीछे आके जल्दी खड़े खड़े हो जाएं, ठीक है। तो अब बताइए वो रिएक्शन जो है, वो जो 3 सवा 3 घंटे लग रहे थे, जो बीच में ऐसे पॉज करके बीच में सोचते थे, यार थोड़ी देर सो भी जाते हैं ना, 15 मिनट नींद आ रही है यार, सोया था मैं ना, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा था, तो है ना, तो वो टाइम अब नहीं लगेगा, है ना, टाइम अपने आप क्या हो जाएगा, कम। क्लास पहले भी एक ही खत्म करनी थी, अभी भी एक ही खत्म करनी है, बट टाइम कम लगा, टाइम कम लगा, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है। और है ना, होना उतना ही कंप्लीट है, बस लगा है, कम लगा है, ठीक है। और नेगेटिव कैटलिस्ट भी हो सकता है ना, कोई दोस्त को, अरे तू भी तैयारी कर रहा है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, चल भाई इकट्ठे बैठ के तैयारी करेंगे, इकट्ठे बैठ के तैयारी करेंगे, ठीक है। वो अच्छा अच्छा अच्छा, मोबाइल खोलियो जरा, उसमें नोट्स दिखाइए जरा लास्ट क्लास के। वो मोबाइल खुलता है नोट्स के लिए, पता नहीं अचानक ही जो फिंगर है वो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे चली जाती है, उसको खोल के शॉर्ट्स देखने शुरू हो जाते हैं। वो भी देख रहा होगा, इधर आ भाई एक तुझे बड़ी मस्ती शॉर्ट दिखाता हूँ, ये वाली देख, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। जो काम 3 सवा 3 घंटे में खुद अकेले खत्म हो सकता था, अब इस नेगेटिव कैटलिस्ट को ला के, ठीक है, कितने में खत्म होगा, 4 साढ़े 4 5 घंटे में। 11 बजे क्लास शुरू हुई थी, शाम के 4 बज जाएंगे, तब तक सिर्फ एक ही क्लास खत्म होगी।
हाँ मैम। मैम एक बार मैं आपको रिलेटेड है नहीं नहीं नहीं, इशू। वॉइस वॉइस का बताओ पहले, वॉइस सही है कि नहीं? वॉइस मैं इधर ही सुन रही हूँ सर। वॉइस ठीक है बिल्कुल। या आप खुद ही सुन रहे नहीं नहीं, मोबाइल में सुन रहे हो या उसमें सुन रहे हो, लैपटॉप में? लैपटॉप पे भी सुन रही हूँ, मोबाइल पे स्टार्ट कर ली थी मैंने। ठीक है, दोनों में आवाज ठीक आ रही है? हाँ बढ़िया आ रहा है, अब तो इशू नहीं आ रही है। सही है ना, ऑल गुड है, ऑल गुड। तो ऐसा ऐसा करो मैम, फिर जो बार बार कहता है ना कि वॉइस वॉइस खराब है, ब्लॉक कर दो मैम। ठीक है। यहाँ बच्चे भी लिख रहे हैं वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है। एक दो बच्चे हैं वो नाटक कर रहे हैं, मैं नहीं भी देख नहीं, रही जो नाटक कर रहा है ना फिर उसको अच्छी तरह एक्टर बना दो ना, हीरो बना दो उसे, हूँ। हाँ मैं कर रही हूँ। बना दो उन्हें हीरो हीरोइन, ठीक है? ठीक है सर। चलिए आइए। मैम मैंने इधर से चैट बंद कर दी है, ठीक है? अब कोई जाके डाउट ग्रुप में जाके लिखेगा, डाउट सेक्शन में जाके कर देना ब्लॉक, ठीक है? आइए इधर से ध्यान से सुनना समझना शुरू करते हैं। इक्विलिब्रियम के हम क्या पढ़ रहे थे? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे। कल मैंने 4-5 बार बोला भी था, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं और उसके ऊपर ग्राफ भी बना देता हूं। क्या आपको पता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा रेट का टाइम के साथ ग्राफ क्या होगा? रेट का टाइम के साथ ग्राफ क्या होगा? ये कल 4-5 बार समझाया मैंने वर्बली, ठीक है? बट फिर भी आपको एक बार फिर समझा देता हूं, फिर ग्राफ पे लिख देता हूं। मान लीजिए कोई दो रिएक्टेंट्स है, ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होती है? इसमें दो रिएक्शन हो रही है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होती है? जब रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट बनेंगे। अच्छा, यानी कि जब जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगी होगी टेक प्लेस, है ना, तब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। हाँ भाई, ये दोनों रिएक्ट करके ये बना रहे हैं। जो चीज बनती है ऑब्वियसली वो बढ़ रही है, जो चीज कंज्यूम हो रही है, खत्म हो रही है, वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है भाई। मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपए हैं, आपने किसी शॉपकीपर को पैसे दिए, ठीक है, कोई सामान लाने के लिए। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे आप सामान खरीदते जाएंगे आपके पास पैसे वो 100 रुपए कम होते जाएंगे। आप शॉपकीपर को दे रहे हो, उसके पास वो पैसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन तो समझ आ गया। बैकवर्ड रिएक्शन क्या होती है? जब ये दोनों होते हैं, जब सी और डी प्रो सॉरी बैकवर्ड लिखना था, जब प्रोडक्ट आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे? रिएक्टेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिएक्टेंट बनाएंगे। इसे क्या बोलते हैं? बैकवर्ड रिएक्शन। यानी कि जब बैकवर्ड रिएक्शन होती है तब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ध्यान से सुनिएगा, ये आगे हमने पढ़ना भी है 10 मिनट बाद, वैसे भी पूरे डिटेल में पढ़ना है, बट अभी भी मैं बात कर लेता हूं। क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट मतलब किस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, वो इनकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? हाँ सर, रिएक्टेंट ज्यादा होंगे तो ज्यादा रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इनकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? हाँ सर, प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, ज्यादा रिएक्ट करेंगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। ध्यान से सुनिए समझिए। जैसे जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन होती जाएगी, क्या रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है? यस। क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी डिक्रीज होगा? सिर्फ यस के लिए वाई और नो के लिए एन। यस के लिए वाई और नो के लिए एन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी डिक्रीज होगा। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। क्या जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है,
क्या आपको पता है? प्रोडक्ट, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है सर, अगर प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी ज्यादा होगा। हाँ सर, ज्यादा होगा। इक्विलिब्रियम यही होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो जाते हैं। यही है ना वो इक्विलिब्रियम, यही है ना इक्विलिब्रियम, जब दोनों का रेट क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। दोनों का रेट क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। क्या ये क्लियर है? यस के लिए वाई, नो के लिए एन, सिर्फ और सिर्फ बताइए। यस यस यस। ये मत सोचने लगना सर आपने बोला बैकवर्ड रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, अरे वो ठीक है भाई, वो ठीक है, मैं उसको तो कोई डिनाइड कर नहीं रहा। मैं कह रहा हूं जैसे जैसे समय बीतता जाएगा क्या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी? यस सर, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा, है ना? ज्यादा प्रोडक्ट होगा ज्यादा रिएक्ट करेगा, कम प्रोडक्ट होगा कम रिएक्ट करेगा। ठीक है, यस 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 यस। आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। मैं कोई ये रिएक्शन है ए गिव्स यू बी, इसके लिए ग्राफ बना रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन का और टाइम का। क्या ये भी क्लियर है? जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है रिएक्टेंट शुरू में मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ये कम होता जा रहा है। हाँ सर, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, ये कम होता जाएगा। ये देखिए शुरू में मैक्सिमम है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ये कम होता जा रहा है। बहुत बढ़िया। ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है। ठीक है, क्या जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है प्रोडक्ट बनता जा रहा है? यस। क्या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी? यस। तो शुरू में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? जीरो, क्योंकि प्रोडक्ट होता ही नहीं। टाइम जीरो पे प्रोडक्ट होता ही नहीं तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? जीरो होगी। ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और फिर इक्विलिब्रियम पे जाके कांस्टेंट हो जाएगी। कोई ऐसा महारथी तो नहीं है जो कहे कि ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा कोई ऐसा महारथी तो नहीं है जो सोच रहा है ऐसा आएगा, ऐसा। ये ग्रीन वाली लाइन आएगी, ग्रीन वाली लाइन कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी इक्विलिब्रियम पे। ये मैंने कल 10 बार कॉन्ट्राडिक्ट किया, कम से कम कल की छोटी सी क्लास में 10 बार कि ऐसा नहीं है कि 100 मोल्स थे तो 50 मोल ये होंगे, 50 मोल ये होंगे तभी इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम कभी भी आ सकता है, हो सकता है सिर्फ 1 मोल ये हो, 99 मोल ये हो, तब आ सकता है इक्विलिब्रियम। ये 1 मोल हो, ये 99 मोल हो, तब भी आ सकता है इक्विलिब्रियम। ये 60 हो, ये 40 हो, तब भी आ सकता है इक्विलिब्रियम। ये 40 हो, ये 60 हो, तब भी आ सकता है इक्विलिब्रियम। ये 50 हो, ये 50 हो, तब भी आ सकता है, बट चांसेस आर वेरी रेयर। चांसेस आर, जैसे 1 और 99 आने के चांसेस रेयर है, वैसे ही 50-50 आने के चांसेस भी क्या है? रेयर। तो ये मत सोच लेना कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी। सेम नहीं बोला मैंने, टाइम के साथ ए की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा कांस्टेंट। टाइम के साथ बी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। क्या ये क्लियर है? यस के लिए वाई, नो के लिए एन। जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए। बढ़िया जी बढ़िया, कम से कम सबको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो है, ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम ही था, कल चल रहा था ना जो टॉपिक, ये वही है बेटा, उसी में आएगा ये। अब बात करने लगे हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? शॉर्ट फॉर्म में से लोमा भी बोलते हैं। मान लेते हैं कोई केमिकल रिएक्शन है, ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ बी,
to give you C moles of C and D moles of T। क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें दो प्रकार की रिएक्शन हो रही होंगी भाई, एक फॉरवर्ड हो रही होगी, यस सर, जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट बनेगा, एक बैकवर्ड हो रही होगी, यस सर, जिसमें प्रोडक्ट रिएक्ट करेंगे रिएक्टेंट बनेगा। ठीक है, जो हमने पीछे, ये जो हमने पिछले पेज पे पढ़ा है, इसी को दोबारा वर्ड्स में पुट कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू लोमा। वो क्या कहता है कि दो रिएक्शन हो रही है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। किसी भी रिएक्शन का रेट प्रोपोर्शनल होगा टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। पहले डेफिनेशन लिख देता हूं फिर उसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, क्या बोला मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन is proportional to product of active mass। समझा रहा हूं बेटा, है ना, अभी लिख रहा हूं सिर्फ। reacting species raised to power stoichiometric coefficient। stoichiometric coefficient, ठीक है, आराम से समझते हैं हम। पहले बताओ यहां पर कितने प्रकार की रिएक्शन हो रही है? सर दो, एक हो रही है फॉरवर्ड और एक हो रहा है बैकवर्ड। ठीक है, ये पहले फॉरवर्ड के लिए लिख देता हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा? किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्ट कौन करता है? सर ए और बी, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं जो कि ए और बी है। तो इसका एक्टिव मास और इसके एक्टिव मास का प्रोडक्ट, ये रहा एक्टिव मास ऑफ ए, ऐसे लिखा जाएगा, एक्टिव मास ऑफ बी ऐसे लिखा जाएगा। सर ये एक्टिव मास होगा क्या? एक्टिव मास होगा कॉन्सेंट्रेशन। क्या होगी? कॉन्सेंट, मतलब इसने एक्टिव मास बोला था, हम आज की डेट में उसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। सर यहां तक तो समझ आ गया। आगे क्या लिखा है? रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। उनकी पावर में क्या आएगा? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? ए। इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? बी। सर एक बार और समझा दो, एक बार और समझा दो। आओ आओ समझाते हैं। यही दोबारा समझा रहे हैं हम, किसके लिए? बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। रेट बैकवर्ड रिएक्शन का कितना होगा? सर वो प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। जब बैकवर्ड रिएक्शन होती है कौन रिएक्ट करता है? सर ये प्रोडक्ट्स रिएक्ट करते हैं। तो यानी कि एक्टिव मास ऑफ सी और एक्टिव मास ऑफ डी का प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लाइड कर दिया, रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल सी है, इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल डी है। ठीक है, मेरे ख्याल से एक बार यहां समझाया, एक बार यहां समझाया, एक बार यहां समझाया, 3 बार समझाने के बाद तो सबको समझ आ गया होगा। ठीक है सर, यहां पर आगे लिखते हैं भाई, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यस सर, उसको लिख दिया हमने के एफ। सर ये के एफ क्या है? ये है रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का, फॉरवर्ड रिएक्शन का। और यहां पर भी प्रोपोर्शनलिटी लगे को इक्वल टू में कन्वर्ट करने को कोई कांस्टेंट आएगा, उसे बोलेंगे के बी। ये है रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का, रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन का। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, कोई बच्चा पीछे रह गया हो, उसने ना लिखा हो तो वो लिख ले, तब आगे बढ़ सको। रवि कह रहे हैं मुस्कान से, हाय मुस्कान। मुस्कान इसकी बातों का जवाब मत दियो, ये वो है जिसे मोहल्ले में कोई लड़की देखती तक नहीं इसकी तरफ। मुस्कान नाम का ही रवि है ये। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। जब इक्विलिब्रियम आता है तब आपको पता है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो जाते हैं। यस, ये था रेट ऑफ फॉरवर्ड और ये था रेट ऑफ बैकवर्ड, दोनों इक्वल कर दिया हमने इक्विलिब्रियम पे।
क्या ये एक कांस्टेंट है? यस। क्या ये भी एक कांस्टेंट है? यस। तो दोनों कांस्टेंट को डिवाइड करके क्या आएगा सर? एक नया कांस्टेंट आएगा। ये रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड का है, ये बैकवर्ड का है। जो इधर मल्टीप्लाई में है उधर आके डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों कांस्टेंट की रेशो क्या कहलाती है? केसी। क्या कहलाती है? केसी। ये क्या है सर? सर ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सर ठीक है, ये कांस्टेंट है, उसको डिवाइड करके कोई कांस्टेंट आना है, उसको आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल दिया, बट आपने उसे इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्यों लिखा है? क्योंकि आपने यहां पर कॉन्सेंट्रेशंस लिखी है, इसी कारण इसको कॉन्सेंट्रेशन लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। वो किसके इक्वल हो जाएगा? जो इधर मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सी की पावर सी, डी की पावर डी डिवाइडेड बाई ए की पावर ए और बी की पावर बी। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की दो डेफिनेशन है, दोनों आपके सामने लिखी हुई है, दोनों आपके सामने लिखी हुई है। एक डेफिनेशन क्या है कि ये रेशो है ऑफ रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड का एंड रेट कांस्टेंट बैकवर्ड का। सर दूसरी डेफिनेशन बता दो। दूसरी डेफिनेशन, हाँ दूसरी डेफिनेशन बता देते हैं। ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये रेशो है ऊपर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की, नीचे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की, रेस टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये रेशो है किसकी? ऊपर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट्स की, नीचे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की, रेस टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोशियोमेट्रिक, थोड़ा अंग्रेजी में लिखना चाहते हो तो अंग्रेजी में लिख लो, अंग्रेजी में लिख लो। ऊपर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की, नीचे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की, पावर में क्या आ जाएगा? अच्छा ये अपने आप हेडलाइन से पावर में क्या आ जाएगा? दैट इज स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। क्या आ जाएगा? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है। तो shouldn't be a ratio of reactant divided by product as written kf by kb? नहीं जी। तो फिर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं। क्या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट? कुछ दीदी बोलो भी तो सही। kf by kb बोल रही हो, क्या बोल रही हो? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैस में होना जरूरी है, बताते हैं शौर्य। इसमें और रेट लॉ में क्या डिफरेंस है? रेट लॉ स्पीड के बारे में बताता है। पहले फॉरवर्ड नहीं लिख सकते क्या? पहले फॉरवर्ड नहीं लिख सकते? पता नहीं भाई। अरे नन्नू जी फिर आ गए आप। सर के सी हमेशा के एफ बाई के बी होगा? जी बिल्कुल, हमेशा के एफ बाई के बी होगा। ठीक है जी। जैसे आपने अभी पढ़ा बेटा, के सी दैट इज इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। ऐसे ही एक और भी होता है, दैट इज के पी। क्या होता है? के पी। सर वो क्या होता है? वो क्या होता है पहले तो देख लेते हैं भाई। मान लेते हैं ये कोई केमिकल रिएक्शन है, ये कोई केमिकल रिएक्शन है, इसका हमने के सी लिखा। सर वो तो बहुत आसान है लिखना। ऊपर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन पता है ना कौन सी कॉन्सेंट्रेशन? मोलारिटी। हाँ। नीचे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की, रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल सी है, इसका स्मॉल डी है, इसका स्मॉल ए है, इसका स्मॉल बी है। ये तो हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे ही एक और होता है के पी। सर वो क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी
इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और सर ये पार्शियल प्रेशर क्या होते हैं, क्या होते हैं, है ना? आगे बढ़ते जाओ, जो पीछे बढ़ाया उसको छोड़ते जाओ, है ना? ऐसा नहीं करने का भाई, ऐसा नहीं करने का। समझा देता हूं दोबारा, जब से बैच स्टार्ट हुआ है 4-5 बार समझा चुका हूं, बट फिर भी आपके लिए एक और बात। मान लीजिए इस बीकर के अंदर चारों गैसेस हैं, ए बी, बी बी, सी बी, डी बी, ठीक है। आप पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं ए का। किसका पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं? ए का निकालना चाहते हैं। तो यहां से बी, सी और डी को धक्का मार के बाहर निकाल दीजिए, है ना? है ना? वो होता है ना, कभी कभी किसी को होता है यार मैं इससे कितना प्यार करती हूं, है ना, मुझे पता नहीं चल रहा, है ना, बट अरे दिल में जगह क्राउडेड है, बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, ठीक है। पहले सबसे ब्रेकअप करना पड़ेगा, है ना, पहले सबसे ब्रेकअप करना पड़ेगा, तब जो एक बच जाएगा, अब आपके साथ उसकी कितनी अटैचमेंट है, आपकी उसके साथ कितनी अटैचमेंट है, तब रियलिटी पता चलेगी। अभी तो क्या होता है कि एक जने से गुस्सा करके, है ना, एक जने से रात को लड़ाई करनी होती है, चल फोन रख, है ना, मेरी तेरे से बात कर रही है ना, फोन रखा, दूसरे जाने को फोन करना होता है भाई, है ना। ये ऐसा जमाना चल रहा है भाई, दैट इज सो सैड बट दैट इज ट्रू, ठीक है। बट यहां पर भी आपको चेक करना है कि वाकई ए का पार्शियल प्रेशर कितना है। तो बी सी डी को धक्का मार के बाहर निकाल दीजिए, फिर जो अकेला ए बचेगा अंदर, अब दिल के अंदर कौन है, सिर्फ ए के लिए ही जीने मरने की कस्में खा रखी हैं, है ना, व्रत जो रखे जा रहे हैं अब सिर्फ ए के लिए ही रखे जा रहे हैं। अब कितनी शिद्दत से वो व्रत रखे जाएंगे, कितना आप उससे प्यार करते हैं, तभी आपको पता चल पाएगा। सिमिलरली बी सी डी बाहर निकाल दिए, अब ए जितना यहां पे पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट करे, ए जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा वही क्या कहलाएगा, दैट इज पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। होता नहीं है, कभी कभी रात को बोल देते हैं, है ना, कि मैं अब देख लियो, लड़ाई होगी ना तेरी मुझसे, लड़ाई होगी ना, ठीक है, अब मैं देख लियो अभी से लेके सुबह तक कुछ नहीं खाऊंगी, है ना, बी को फोन करके रख दिया कि अब मैं यहां से लेके अभी से सुबह तक कुछ भी नहीं खाऊंगी, है ना। बी उधर सोच रहा है यार कुछ खाया नहीं यार उसने, ठीक है, अरे भाई वो अभी अभी ए से के साथ डिनर करके बाहर निकली है, तो बोला तो उसने सच ही है कि मैं अब कुछ नहीं खाऊंगी, बट ये थोड़ा बताया कि अभी 15 मिनट पहले डिनर किया भाई, वो थोड़ा बताया, बस यहाँ पर भी ऐसा ही है, ठीक है। तो आपको ए का पार्शियल प्रेशर पता चल जाएगा, आपको पता चले आपके दिल में लिए बी के लिए कितनी जगह है, तो ए सी डी को धक्का मार के बाहर निकाल दीजिए। अब देखिए बी के लिए दिल धड़कता है कि नहीं धड़कता है, तब पता चलेगा। सेम बी का निकालना है, ए सी डी को बाहर निकाल दो, बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है, ये ऑलरेडी हमें पता भी था, पता है, मेरे को पता है, ये आज की जनरेशन यही कर रही है, ये तो हमें पता है। सर क्या दोनों में कोई रिलेशन होगा? बिल्कुल रिलेशन होगा भाई। सर कैसे? डिराइव कर देता हूं, बट ऑब्वियसली पेपर में डेरिवेशन तो आना नहीं है। क्या हम सबको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है? यस सर, तो मैंने वही लिख दिया, बस वी को इधर डाल दिया, ठीक है। सही बात है सर, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, ठीक है। मान लीजिए ये पार्शियल प्रेशर ए का है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स भी किसके हो जाएंगे? ए के हो जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये क्या होता है? ये नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सर ये कॉन्सेंट्रेशन होती है, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लिखी जाती है, और ये ए लिखने का मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन ए की है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही अगर ये बी होगा, ये बी हो जाएगा, तो फिर ये कॉन्सेंट्रेशन बी की हो जाएगी। ऐसे ही कॉन्सेंट्रेशन सी की हो जाएगी, और ये कॉन्सेंट्रेशन डी की हो जाएगी, है ना। अगर ये डी होगा तो ये कॉन्सेंट्रेशन डी की हो जाएगी। जहां जहां पे आपने पार्शियल प्रेशर लिखा है वहां पर ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए। कर दिया सर। Kp इज इक्वल टू पीसी। पीसी की जगह क्या लिख दूंगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी आर टी की पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी आर टी की पावर डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आर टी की पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टी की पावर बी। क्या आपको पता है सारी कॉन्सेंट्रेशंस को अगर मैं एक साइड कर दूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, सी की पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। यहां क्या आ जाएगा? ऊपर है आर टी की पावर सी और आर टी की पावर डी। जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है। नीचे भी क्या होगा?
आर टी की पावर ए, आर टी की पावर बी, बेस सेम होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये इतना सा हिस्सा क्या है, ये क्या है, ये सर ये है केसी, ये है केसी, वो लिखा हुआ है केसी। और इसको क्या लिख सकता हूं, आर टी की पावर सी प्लस डी, है ना। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे कोई डिनोमिनेटर में 10⁻² लिखा होता है, ऐसे लिखा हुआ है 10⁻², इसे ऊपर लेके जाते हैं तो 10 की पावर -2 हो जाता है। वही मैंने किया, आर टी की पावर ए प्लस बी था, ऊपर जाके आर टी की पावर -a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है सर। ये क्या है सर, ये क्या है, ये है बेटा एनपीजी, यही है ना, एनपीजी है ना, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के गैस वाले। यस सर। बेटा ये क्या है, ये सर ये है एनआरजी, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के गैस वाले। तो क्या एनपीजी माइनस एनआरजी क्या होता था सर, डेल्टा एनजी होता था, डेल्टा एनजी होता था। हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, ठीक है सर। डेरिवेशन लिखना जरूरी है, पता नहीं भाई, हर बात का जवाब नहीं दिया जा सकता। तुम लोग तो क्या है कि हर बार 1 लाख बच्चा नया जुड़ जाता है नए बैच में, नए चैप्टर में, फिर उनको 1 लाख को वही 1 लाख क्वेश्चंस के जवाब दो। इतने पागल नहीं है भाई हम। पहली क्लास ले लो, आपको पता चल जाएगा क्या नोट्स में लिखना होता है, क्या नहीं लिखना होता। अभी तो देखना तुम क्या क्या होगा, अभी क्या हुआ है, अभी क्या क्या होगा। आज से स्टार्ट हो रहा है यकीन 3.0, है ना। आज जनता में जोश आएगा, जोश। अब देखना यकीन 2.0 में तो मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई थी, वो प्रॉब्लम हो गई थी, फलाना हो गया था, डिमकाना हो गया था। अब मैं यकीन 3.0 से, पहली क्लास से कोई बैकलॉग नहीं होने दूंगा मैं, देख लेना, कोई बैकलॉग नहीं होने दूंगा। इट्स ऑल शिट, ऑल शिट। ठीक है, 10 दिन बाद वही कर रहे होगे तुम। हजारों में से कोई 1, 2, 5, 10 मान लो 1000 बच्चे हैं ना, 1000 बच्चों का बैकलॉग हो गया, ठीक है, किसी भी कारणवश हो गया, मैं देखो उस रिस्पेक्ट करता हूं उस ओपिनियन की, कि बीमार हो गए क्या कर सकते हैं, घर में कोई इशू हो गया क्या कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जिन्होंने जानबूझ के क्रिएट कर लिया, जानबूझ के कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही सारा दिन बैठे रहते थे, ठीक है, वो शिफ्ट मारने की कोशिश करेंगे नए बैच में। तो क्या ये यकीन 3.0 तक चलेगा? ना 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 ना, ये आगे कैरी फॉरवर्ड होगा 4.0 में, फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होगा 5.0 में, फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होगा 6.0 में, फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होगा क्रैश कोर्स में, फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होगा उम्मीद में, फिर कोई महामैराथन में, फिर उससे साल अगले साल। ठीक है, सच्चाई है। हाँ, 1000 में से 5 7 10 बच्चे सुधर भी जाते हैं, मैं मानता हूं, एग्री, है ना, कि मान लो 1000 बच्चों का क्रिएट हो गया और कोई इसमें से सुधर जाएंगे 10 जाने, मानता हूं, एग्रीड, आई रिस्पेक्ट इट, ठीक है। बट 990 जो होंगे उनको यही नहीं पता कि बैकलॉग क्रिएट क्यों हुआ है। बैकलॉग क्रिएट क्यों हुआ है? क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी पे थी। बीमार हुए 3 दिन के लिए, तो यार 3 दिन तो किसी का भी बैकलॉग क्रिएट हो सकता है, उसको मैनेज भी किया जा सकता है। 3 दिन में कितनी क्लासेस होती है? 9 क्लासेस होती हैं। रोज अगर एक क्लास भी लेनी शुरू करी शाम को, ठीक है, या सुबह जल्दी उठ के, तो 9 दिन में खत्म हो जाएगा यार, ठीक है। बट वो 3 दिन का बीमारी के कारण हुआ, फिर उसके बाद आ गई यकीन 3.0 का ट्रेलर है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है। वैसे भी पहला 1-2 चैप्टर थोड़ा सा वीक सा ही लग रहा है यार सभी में, है ना, तो ऐसा करता हूँ 3.0 से ही कर लूंगा। अब 15 दिन थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, बस। वो नहीं सुधरेंगे कभी भी, कभी नहीं सुधरेंगे भाई। थोड़ा बहुत बैकलॉग हो जाए, जिस भी बैच से आप पढ़ रहे हैं, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, जिस भी बैच से आप पढ़ रहे हैं उसी में स्टिक रहिए, ठीक है। वहीं पे क्लियर करने की कोशिश करिए। थोड़ा सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा रात को ज्यादा मेहनत करिए, एंड दैट इज ओके, ठीक है, जिस भी बैच से आप पढ़ रहे हैं। ऐसे ही थोड़ा है, नॉट टुडे, है ना, बहुत टफ है भाई। कंसिस्टेंट रहना, डे इन डे आउट वही काम करना, इट्स वन हेल ऑफ ए जॉब। मोर ओवर इट्स बोरिंग। कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि डे इन डे आउट वही काम करना है और वो बोरिंग है ना। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसको आप डेली कर रहे हैं और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई काम बता दो दुनिया में, कोई काम बता दो। नहीं सर, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा ना सर तब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कैसे कैसे इंटरेस्टिंग होगा? सुबह भी पेशेंट देखने हैं, शाम तक पेशेंट्स देखने हैं,
रोज सिमिलर पेशेंट आने हैं, इफ सेम नहीं तो सिमिलर पेशेंट्स आने हैं, आफ्टर 10 years इट विल बी बोरिंग। नहीं सर, नहीं सर, सर, सर अंबानी बन जाऊंगा सर, अंबानी बन जाऊंगा सर, तब बड़ा इंटरेस्ट होगा। कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी लाइफ में भी। सेम लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स, वैसे आपसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। यस, अंबानीज एंड अदानीज विल बी फेसिंग हैव ए हेल ऑफ अ प्रॉब्लम्स एज कंपेयर टू यू। तुम्हारे पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके मुकाबले में, ठीक है, अगर पढ़ाई से कंपेयर किया जाए तो, ठीक है। क्रिकेट, आई डिसएग्री, ठीक है, मैं भी क्रिकेट का बहुत तगड़ा फैन हूं यार, ठीक है। आई मतलब कि मेरा बहुत तगड़ा इंटरेस्ट है क्रिकेट में, ठीक है। आपको वो भी बोरिंग लगने लगेगा भाई, जब आपको किसी लेवल पे खेलना पड़ेगा, गली में नहीं, लेवल पे खेलना पड़ेगा। यहां पर डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर थोड़ा बनना है भैया, एमबीबीएस किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करनी है ना, ऐसे थोड़ा करना है कि अच्छा है ना, ऐसे लगा लिया कोई आरएमपी वगैरह, या पता नहीं कोई ऐसी डिग्री होती भी है या मुझे नहीं पता, ठीक है, ऐसे लगा के है ना, उसके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आज पेट दर्द के मरीज आए थे, चाल कल आएंगे सर दर्द के, हैं सर दर्द वालों के साथ क्या करना है यार, ये तो बड़ी तगड़ी सर दर्द है, ठीक है। क्रिकेट खेलना है, आज का आर्टिकल पढ़ो टाइम्स ऑफ इंडिया का, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया केएल राहुल का, कह रहा है कि सब बड़ी अच्छी सबलाइन फॉर्म में है केएल राहुल, ही इज डूइंग वेरी गुड। एंड उसने पूछा क्या चेंज किया भाई, क्रिकेटर तो आप बचपन से ही हैं, और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हुए, इंडियन टीम के लिए भी खेलते हुए अप्रोक्सीमेटली 10 साल हो गए हैं, है ना, अप्रोक्सीमेटली 10 साल हो गए हैं, क्या चेंज किया आपने, क्या आप इतनी अच्छी फॉर्म में है। तो उसने बोला भाई क्रिकेट तो मैं बहुत देर से खेल रहा हूँ, बट मैंने अपना मेंटल लेवल चेंज किया है। उसने कुछ ट्रेनर्स से हेल्प ली, रेडबुल के उसने कुछ स्पॉन्सर्स का नाम लिखा हुआ है F1 के, कि मैंने आपको मेंटली स्ट्रांग किया है, ठीक है। जब क्रिकेटर भी बनना है तो सुबह 5 बजे उठ के, रोज जब उठ के जाना पड़ेगा ना ग्राउंड पे, ठीक है, ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, तब पता चलेगा भाई, है ना। और डे इन डे आउट करना है ना। संडे को क्रिकेट खेलना तो सबको अच्छा लगता है यार, फ्राइडे तक सैटरडे तक आपने काम किया, एक दिन संडे को मिला, एंजॉय करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मैं तो आपको भी कहूंगा। बट मैं कह रहा हूं अगर आपको क्रिकेटर भी बनना है तो रोज सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, 5-7 घंटे ग्राउंड में देने पड़ेंगे, फिर शाम को फिर 5 बजे जाना पड़ेगा, 4 बजे जाना पड़ेगा, फिर 8 बजे तक आना पड़ेगा, वो भी बोरिंग हो जाएगा भाई। विराट कोहली तो लेजेंड है यार, ही इज फेनोमेनल। वंस इन ए लाइफ टाइम ऐसे क्रिकेटर्स देखने को मिलते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, आई मीन दे आर द ग्रेट। उनका कंपैरिजन ही नहीं है यार, कोई भी किसी कंपैरिजन नहीं कर सकते। ब्रायन लारा, स्टीव वॉग, रिकी पॉन्टिंग है, कटली एम्ब्रोस, एलन डोनाल्ड, तो बट आप जरा उनकी जीवनी देखेंगे ना, मैंने थोड़े दिन पहले बोला भी था कि आप लोगों को देखनी चाहिए अगर आपके पास समय है। स्प्रिंट नेटफ्लिक्स पे है, यानी 2 सीजन है मेरे ख्याल से इसके, मैंने 1 सीजन देखा है अभी तक, ठीक है। एंड आपको देखनी चाहिए मेंटली कैसे स्ट्रांग होना पड़ता है, क्या गेम्स खेलते हैं यार ये लोग। और अब की बार नीट 2025 का एग्जाम जिनका नहीं हुआ अच्छी तैयारी होने के बावजूद, एक तो तैयारी नहीं थी वो तो फिर अलग ही बात है, दैट्स ए डिफरेंट, जिनका अच्छी तैयारी होने का कारण नहीं हुआ उनका वही था, वो मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं थे। 3-3.5 घंटे कैसे बैठना है साधु संत बन के, ठीक है, वो नहीं सीखा उन्होंने। ये कह रहे हैं स्पॉन्सर, काश मुझे ये स्पॉन्सर कर दें, काश मुझे ये स्पॉन्सर कर दें, मेरे मुंह पे फेंक के मारे कोई 10-15-20 करोड़ रुपए, मैं पूरा नेटफ्लिक्स स्पॉन्सर कर दूंगा भाई, है ना, काश। चलिए आइए टॉपिक पे वापस चलते हैं, ठीक है। जिनको ये नहीं पता चल रहा नोट्स में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, वो क्या करेंगे, दुख है ये, बट चलिए। क्या आपको पता है हमने रिलेशन पढ़ लिया कि KP इज इक्वल टू KC/RT की पावर डेल्टा NG। यस सर, अगर एन डेल्टा NG है क्या, वो सबको पता है, NPG माइनस NRG कहते हो, तो मैं लिख देता हूं, क्योंकि जिसको ये नहीं पता चल रहा नोट्स कैसे बनाने हैं उसको ये कहां से पता होगा। NPG ग्रेटर देन है बेटा NRG से, ये बड़ा है ये छोटा है, ये 5 है ये 3 है, तो ऑब्वियसली वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। किसी भी चीज को किसी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं
किसी भी चीज को किसी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे 5 को किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, +2 +3 +4 जो भी है व्हाटसोएवर दैट इज, ठीक है, तो आपको पता है कि वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि केपी ग्रेटर देन केसी आएगा, है ना, क्योंकि केसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी पॉजिटिव इंटीजर को, केसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी पॉजिटिव इंटीजर को, तो वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर एनपीजी लेस देन एनआरजी है, ये वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है, ये नेगेटिव में आएगा, आपको पता है नेगेटिव में आएगा, तो केपी क्या हो जाएगा, केसी आरटी की पावर डेल्टा एन। तो वो नेगेटिव में था, मान लो -2 था, तो मान लो -2 था, ये -2 था, तो नीचे आके 2 हो जाएगा। आप किसी भी चीज को अगर डिवाइड कर किसी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो किसी पॉजिटिव इंटीजर से 2 से 3 से 4 से 5 से, तो वैल्यू हमेशा कम हो जाती है। यस सर, तो केपी क्या हो जाएगा, लेस देन केसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस देन केसी हो जाएगा, समझाने के लिए लिखा था ये। और मान लीजिए थर्ड कंडीशन, अगर एनपीजी और एनआरजी दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये 0 हो जाएगा, आरटी की पावर 0 हो जाएगा। किसी की भी पावर 0 1 होता है, किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो केपी और केसी इक्वल आ जाएंगे, तो केपी और केसी इक्वल आ जाएंगे। सर क्या कोई और तरीका भी है? हाँ बेटा, एनपीजी एनआरजी सेम होने का मतलब ये भी हो सकता है कि ये भी 0 था, ये भी 0 था, ना तो रिएक्टेंट में कोई गैसियस मॉलिक्यूल था, ना प्रोडक्ट में कोई गैसियस मॉलिक्यूल था। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, और कोई तरीका हो सकता है? बिल्कुल, अगर टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 12 केल्विन हो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 12 केल्विन हो, सर उससे क्या हो जाएगा, देखो जरा, आर की वैल्यू होती है 0.082 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। 0.082 को 12 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, 0.082 को 12 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 आएगी, 1 आएगी। अब आपको पता है 1 की पावर कुछ भी हो, चाहे ये पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, 1 की पावर 0 हो, 1 की पावर पॉजिटिव हो, 1 की पावर नेगेटिव हो, ये हमेशा 1 ही होता है सर, ये हमेशा 1 ही होता है। अच्छा अच्छा, यानी कि ये पूरा हिस्सा 1 बन जाएगा, तो केपी किसके बराबर आ जाएगा, केसी के इक्वल आ जाएगा। केपी किसके बराबर आ जाएगा, केसी के इक्वल आ जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? यस के लिए वाई, नो के लिए एन। फिर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा, फिर करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। किस रिएक्शन में केपी और केसी इक्वल नहीं है? किस रिएक्शन में केपी और केसी इक्वल नहीं है? सर केपी केसी कब इक्वल हुए थे? जब डेल्टा एन जी 0 था। तो कहां पर डेल्टा एन जी 0 नहीं है? कहां पर डेल्टा एन जी 0 नहीं है? यहां पर एनपीजी कितना 2, एनआरजी कितना है 1। सर यहां पर डेल्टा एन जी कितना आ गया 2 - 1 1। सर यही है, डेल्टा एन जी 0 होगा तो केपी केसी के इक्वल होगा, डेल्टा एन जी 0 नहीं होगा तो केपी केसी के इक्वल नहीं होगा। यहां पर डेल्टा एन जी 0 नहीं है, एनपीजी 2 है, एनआरजी 1 है, इसे क्यों नहीं काउंट किया? अरे सॉलिड है भाई ये। यहां पर एनपीजी 2, एनआरजी 2, डेल्टा एनजी 0, एनपीजी 2, एनआरजी 2, डेल्टा एनजी 0, एनपीजी 2, एनआरजी 2, डेल्टा एनजी 0। ठीक है, ए है, ए है, ए है। आगे बढ़ते हैं, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, केसी दे रखा है N2 + O2 गिव्स यू 2Na का। एक मिनट, आराम आराम से लिखते हैं ना, कोई जल्दीबाजी नहीं कर रही। टेम्परेचर 300 केल्विन पे बेटा केसी दे रखा है 4 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, आपसे केपी पूछा गया, आपसे केपी पूछा गया है। क्या केपी यही होगा, केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी? यस। क्या डेल्टा एनजी निकाल सकते हैं हम लोग? यस सर। एनपीजी 2, एनआरजी भी 2, 2 - 2 0 आ गया। जब भी डेल्टा एनजी 0 आएगा तो केपी और केसी बराबर होंगे, केपी और केसी बराबर होंगे। जानबूझ के आर की वैल्यू दे रखी थी कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, वैल्यू पुट करें, कुछ नहीं करना भाई। डेल्टा एनजी 0 है तो केपी और केसी क्या होंगे, सेम होंगे।
अब बेटा बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। सर ये टेम्परेचर वाला पॉइंट समझ नहीं आया, ये वाला बेटा मैं ये कह रहा हूं, देखो टेम्परेचर अगर 12 केल्विन है ना, रिएक्शन में टेम्परेचर दिया होता ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में 300 केल्विन दिया होता, मान लो टेम्परेचर 12 केल्विन दिया हो, आर की वैल्यू 0.082 होती है लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। तो आर को टी से मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आ जाएगा। अब 1 की पावर कुछ भी हो, डेल्टा एन जी कुछ भी आए, चाहे पॉजिटिव में आए, नेगेटिव में आए, जीरो में आए, वो हमेशा क्या होता है? 1 ही होता है, हमेशा 1 ही होता है। आर सी की पावर अब कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो हमेशा 1 ही आएगा, ये पूरा हिस्सा 1 ही आएगा। तो केपी केसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है सर, अगर आर जो है वो 1/t के इक्वल होगा देन केपी और केसी इक्वल होंगे। बेटा वही बोला मैंने भी, शायद इन्होंने बोला जो आर है वो 1/t के इक्वल होगा, तो मैंने भी वही बोला था। वो 1/t तो है 0.082, 1/12 डिवाइड करके देखो, t 12 ही क्यों लिया आपने? भाई मुझे बताना था आपको कि अगर टेम्परेचर 12 केल्विन आए तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है, इसी कारण मैंने 12 केल्विन लिया। कोई बात नहीं, ये सब शॉर्ट फॉर्म। क्या देखा, राजन चौरसिया जी ने क्वेश्चन पूछा है, कह रहे ये क्या शॉर्ट फॉर्म, ये है ना। राजन जी आपका स्वागत करते हैं हम इस बैच में। आज से आप शिफ्ट हो जाइए यकीन 3.0 में, क्योंकि आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा नहीं है ना, पढ़ा भी होगा तो सब अब नया स्टार्ट हो रहा है। यकीन 3.0 बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं, मैं तो खुद तारीफ करना चाहूंगा हर एक टीचर की, है ना। तो अब आप वहां पे शिफ्ट हो सकते हैं। देखो 4 डाउट मैंने बताए, बट एक का जाना बिल्कुल ही हक देता है डाउट में ना, तो वो थोड़ा मुश्किल है यार। ठीक है, शिनचैन ने पूछा है क्या गैसियस फेज क्यों, सॉलिड और लिक्विड क्यों नहीं? बेटा अभी बता रहे हैं, बस 2 मिनट का रुकिए। लॉजिक क्या है टेम्परेचर बिहाइंड 12 केल्विन का? अर्शिया कैसी बातें कर रही हो, मैंने बस बताया कि अगर 12 केल्विन होगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। तो 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है, तब केपी केसी के इक्वल हो जाएगा। सर केसी क्या होता है? अंसारी साहब पूछ रहे हैं केसी क्या होता है, आइए जवाब देते हैं। हीरा केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अंसारी साहब का अगला क्वेश्चन होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, हम बता देंगे। वो रेशो ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन की, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से निकला था। ठीक है, अच्छा वो समझ आ गया। सर इक्विलिब्रियम क्या होता है? ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन बेटा, वो जहां पे रिएक्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं। अरे सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है? बेटा किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब दो तरह की रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है उसको फॉरवर्ड बोलते हैं, और जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है उसको बैकवर्ड बोलते हैं। ठीक है सर, रेट क्या होता है? बेटा वो जिस स्पीड से रिएक्शन हो रही है उसको रेट बोलते हैं। सर ये रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है ना, ये चलता जाएगा पीछे 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 चलते चलते, फिर ये 12th से 11th में जाएगा, 11th से 10th में, 9th में, 7th में, 8th में, 6th में, फिर उसके बाद आने लगेगा कैपिटल ए। तो पता है ये स्मॉल ए क्या होता है? मैं हार्श ट्रुथ बोलता हूं भाई, आई से हार्श ट्रुथ। मीठी मीठी बातें मेरे को करनी नहीं आती। मैं जानता हूं दुनिया का कोई टीचर पढ़ा ले, दुनिया का कोई टीचर पढ़ा ले भाई। ठीक है, सिलेक्शन जो है वो टॉप के 1 लाख का ही होना है। इस बैच के हर एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा अगले साल, फैक्ट है ये। मैं कह रहा हूं कोई भी कर ले, कोई का मतलब कोई भी कर ले। लास्ट ईयर के सारे टॉपर हमसे पढ़े हुए थे, ठीक है, बट अगले साल भी पढ़े होंगे, बट सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो टॉपर बनेंगे ऐसा होगा ही नहीं। जो टॉपर है वो पढ़ रहे हैं वो सिलेक्ट होंगे, बट सारे बच्चे पढ़ के टॉपर बनेंगे ऐसा होगा ही नहीं भाई। आई डू नॉट पुट कि मैं बड़े मीठी मीठी बातें कर लूं, तेरा हो जाएगा, तेरा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? कहां कॉन्सेंट्रेशन है भाई, कहां कॉन्सेंट्रेशन है ना? मैं नहीं कर सकता भाई। इट्स बेटर टू बी हार्श नाउ देन रिजल्ट वाले दिन कहूं, है ना, कुछ और बोलूं। बेटर हार्श अभी हो जाओ भाई, सुधर जाओ, नहीं तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई।
लाइफ इज ए बिच। बहुत सारे पेरेंट्स राइट रहा हूं, बहुत सारे, मैं भी एक पेरेंट हूं, है ना, और मेरे भी पेरेंट्स हैं, ठीक है। अभी अभी राइट नाउ पता क्या फेस चल रहा है तुम्हारी लाइफ का? तुम जो भी चीज कहते हो ना, जो भी चीज, पापा मेरे पास ना, मैंने यकीन 2.0 ले लिया, मेरे पास ना मॉड्यूल नहीं है, मॉड्यूल ला दो। बेचारे पिताश्री के पास पैसे नहीं भी होते, किसी तरह से जुगाड़ वगैरह कर करके वो भी ले लेते हैं। अच्छा, अरे बाबा मैंने ना पढ़ना होता ना, मेरे को ना घर पे पढ़ाई नहीं होती, मुझे ना लाइब्रेरी ज्वाइन करा दो। वो पिताश्री के पास पैसे हैं नहीं बेचारे पास, वो भी किसी तरह से कर देते हैं। पापा जब मैं लाइब्रेरी से आ जाती हूँ रात को ना, पढ़ते टाइम ना, प्लीज ना, बहुत ज्यादा शोर होता है, मेरे को ना कोई हेडफोन चाहिए या कुछ, मतलब कि किसी तरह की, और वो पिताश्री बेचारे वो भी कर देते हैं। ये फेस चल रहा है राइट नाउ ये फेस चल रहा है भाई साहब। ये चलेगा, ये चलेगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये चलेगा। मैं भी पेरेंट हूं, एक दिन ऐसा आएगा, है ना, पिताश्री माताश्री जो है अपना हाथ खड़ा कर देंगे। वेरी सैड टू से, आई एम एक्सट्रीमली सैड टू से दैट, ऐसे दोनों हाथ खड़ा कर देंगे। ओके 3 ड्रॉप, बस बहुत हो गया, नहीं हो रहा ना, कुछ और करो जिंदगी में, ठीक है, शादी करा देते तेरी, वो बड़े बड़े रिश्ता बताया मामा जी ने, ठीक है, शादी करा देते तेरी। भाई साहब उस दिन पता चलेगा, पता उस दिन चलेगा, ठीक है। बहुत, मैं कह रहा हूं, तुमने देखा ही क्या है दुनिया अभी, 15-16 साल में तुम्हें लगने लगा ओ हो हमने दुनिया देख ली, ठीक है, हमने दुनिया देख ली। जब आप 30 के हो गए तब आपको पता चलेगा आपका जो 15 साल वाला वर्जन था बड़ा ही बेवकूफ था यार, बड़ा वाहियात था, ठीक है। जब और ज्यादा बड़ी मेच्योरिटी आएगी तब आपको लगेगा 30 में भी कुछ गलतियां तो मैं करता ही था यार। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपको अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैं ना एक नेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, है ना, 2 लड़कियां थी उसमें ना, एक ए और एक बी, ठीक है। ये बाय चांस दोनों सेम सिटी से आती थी, हाँ दोनों सेम सिटी से आती थी। ये पढ़ने में बहुत अच्छी थी, ठीक है, और एक तो ये पढ़ती नहीं थी, ठीक है, पढ़ने का दूर दूर तक नामो निशान नहीं, ठीक है, क्या बताएं अपना, ठीक है। इसके फादर भी नहीं थे, सिंगल मदर, पता ही नहीं कैसे फीस दे रही थी, मतलब इसकी मदर आती थी ना जिस दिन इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए, मेरा दिल इतना पसीजता था ना उस लेडी को देख के कि क्या मैम ने कपड़े पहने होते थे, बिल्कुल सिंपल बेसिक कॉटन के जो सूट्स होते हैं 100-200-300 के। वो आके कहती थी सर थोड़ा इसको देख लो सर, थोड़ा इसे समझाओ सर, सर ये भी तो इसके, दोनों सेम सिटी से आती थी तो सेम ही कुछ कार वगैरह का अरेंजमेंट करा रखा होता है इंस्टीट्यूट्स ने, उसी में आती थी। देखो सर ये इसी के साथ आती है सर, ये तो पढ़ती है ये नहीं पढ़ती। अब क्या बोल सकते हो यार आप, क्या एज ए टीचर आप क्या बोल सकते हो? आप बैठ सकते हो, बात कर सकते हो, समझा सकते हो, 10-15-20 मिनट लगा सकते हो, काउंसिल कर सकते हो, क्लास से अलग 10-15-20 मिनट टाइम दे सकते हो। आप ये कह सकते हो बेटा रिवाइज करके आना, कोई प्रॉब्लम हो। भाई साहब इसका ग्राफ डे बाय डे बढ़ता गया, ये भी सेम टीचर से बढ़ रही है, डे बाय डे डिक्रीज होता गया। इतनी, मैं, इसने बहुत ही गलत काम किया यार वहां पे रहते हुए ना। आप इंस्टीट्यूट में होते हैं, टीचर होते हैं, बच्चे पहले निकल जाते हैं, है ना, एंड टीचर 10-15-20 मिनट बाद निकलते हैं। तो मैं एक दिन ऊपर, शीशे की होती है बिल्डिंग्स आपको पता ही है, मैं ऊपर से ऐसे ही देख रहा था, हमारा भी टाइम नहीं हुआ था जाने का, 10-15-20 मिनट बचे हुए थे, बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी। तो मैंने देखा कि मैडम बाहर जाके किसी लड़के से मिल रही हैं। क्या तो लड़के से मिलना गुनाह हो गया? नहीं, गुनाह नहीं है, दैट इज नॉट रॉन्ग। क्या पता उसका वो दोस्त हो, भाई हो, कजन हो, आई डोंट नो, भाई लग नहीं रहा था हरकतों से, बट चलिए जो भी है मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। क्या किसी लड़के से मिलना गुनाह है? नहीं। बट आप अपने घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर आती हैं, सबसे पहला काम क्या है आपका? सबसे पहला काम क्या है? अरे यार पिताश्री है नहीं, माँ पता ही नहीं कैसे पैसे दे रही है, ठीक है, पता ही नहीं यार आंटी जी कैसे मैनेज मैं कर रही थी, मैं आपको क्या ही बताऊं, ठीक है। और मेरा देख के मन इतना खराब हुआ ना, आज उस बात को हुए 15 साल से ऊपर हो गए भाई, ठीक है। आज भी मेरे को वो सीन याद है बिल्कुल, कि मैं 3rd फ्लोर पे खड़ा था, है ना, शीशा हमारा वो काले रंग का था, मैं नीचे देख रहा था इसको कि यार ये लड़के के साथ खड़ी है यार, क्या कर रही है यार, क्या क्या कर सकते हो आप? क्या कर सकते हो एज ए टीचर? आप बताओ क्या कर सकते हो? अब इंस्टीट्यूट से बाहर खड़ी है वो, मैं जाके उसको बोल नहीं सकता कुछ भी, अच्छा भी नहीं लगता। आई मीन दैट इज नॉट वर्क ऑफ ए टीचर कि आप इंस्टीट्यूट से बाहर कुछ भी बच्चा कर रहा हो, अच्छा कर रहा हो, बुरा कर रहा हो, आपका हक नहीं बनता है, आपको सही बात बताऊं, ठीक है।
समय बीतता गया, ये इनका सिलेक्शन हो गया, इन्होंने पीजी भी करी, राइट नाउ किसी फॉरेन कंट्री में, ठीक है, ये सेटल्ड है, शायद एक बेबी भी है इसका मेरे ख्याल से एक, ठीक है, दोनों ही मेरे कांटेक्ट में, दोनों मेरे कांटेक्ट में। तो और ये भी है, ये भी है, ये इनका खत्म हुआ, वो 12th तक खत्म हुआ, कुछ नहीं हुआ, मेरे ख्याल से शायद साल 1.5 साल बीता था, ठीक है। इनकी मम्मी सिंगल मदर थी बेचारी यार, है ना, वो क्या करती, उन्होंने उसकी शादी करा दी, आज की डेट में 3 बच्चे हैं, ठीक है। और पता चला मतलब कि बच्चों का सर्कल होता है, घूमते 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 बातें आप तक किसी ना किसी तरह से पहुंच जाती हैं। पता चलता है कि आज की डेट में हस्बैंड भी पीटता है, अब 12th पास है, करने को कुछ है नहीं, वहीं पे फंस गई हैं, छोटे से किसी जगह पे रहती हैं, ठीक है। दोनों सेम लेवल पे थे, आज से 15 साल पहले दोनों सेम लेवल, दोनों को सेम फैसिलिटी, सेम टीचर, सेम सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। आज किसी की लाइफ का ग्राफ यहां है, इसकी जो ईयरली इनकम है ना किसी फॉरेन कंट्री में, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं आपको, एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं पता होगा, बट अप्रोक्सीमेटली जितनी मेरी रफली बात हुई थी 2-3 साल पहले, ठीक है, कोई 2-2.5 करोड़ रुपए के आसपास है। और इनके पास अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं है। अच्छा हाँ, एक और, इन्होंने शादी भी लव मैरिज करी है मैडम ने, ठीक है, और आज की डेट में वही हस्बैंड पीटता है भाई, ठीक है। बट चलिए, दैट्स हाउ द लाइफ इज, क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ समझा सकते हैं कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। एंड टीचर के पास दोनों की स्टोरी है, हार्श ट्रूथ, रियलिटी, लाइफ, है ना। किस दिन पेरेंट्स, वो बेचारे उसकी मम्मी कहती रहेंगी बेटा सुधर जा, बेटा सुधर जा, बेटा सुधर, बेटा सुधर ही नहीं सुधरी तो नहीं सुधरी भाई। आज 15 साल बाद रोने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी कोई 2-4-5 साल पहले बात भी हुई थी, सर मुझे पढ़ लेना चाहिए था, मैंने भी यही कहा, मैंने कहा हाँ बेटा पढ़, अब तो फिर डांट रहे हो, कोई मतलब ही नहीं बनता ना, 10 साल बीत गए, मैरिज हो गई, अब आपके बच्चे हो गए, अब मैं आपको डांटता हूँ, अच्छा लगता हूँ, डज नॉट मेक सेंस। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लोगों के लिए स्टोरी है, एक टीचर के दिल पे पूछिए कितना बुरा लगता है आपको, कितना बुरा लगता है एज ए टीचर। आप सोचिए कि इतनी बुरी कंडीशन थी, बहुत समझाया उस लड़की को ना, बहुत समझाया, मतलब कि साइड में कर करके, सर मुझे टॉपिक समझ नहीं आया, मैं कोई बात नहीं बेटा तो रुक, तेरे पास 15 मिनट होते हैं, आई मीन क्लास खत्म होने के बाद, जाने के बाद, तो रुक, बैठ के अलग से बैठ के समझाया, बट वही 2 दिन का जोश, तीसरे दिन जीरो, फिर हरकतें और खराब होती गई। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमें पता क्या चलता है, अगर किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई है, पहले बताओ हाई आएगा कब। सर मान लो ये रिएक्शन है ए से बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा, ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर किसी का भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई है, हाई कब आएगा, जब ये बहुत ज्यादा होगा और ये बहुत कम होगा। यस, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होगी। यस, यानी कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनेगा। इसी को इनऑर्गेनिक से रिलेट कर लेते हैं, इसी को इनऑर्गेनिक से रिलेट कर लेते हैं, है ना। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं ना हम लोग, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, एटम्स इस कारण कंबाइन करते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ना, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट अगर ज्यादा बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। जनरल टर्म्स में बात कर रहा हूं, कोई एक्सो एंडो कुछ इंक्लूड नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मान लेते हैं केसी लो है। बेटा केसी लो आने का मतलब क्या है, सर ये जब लो तब आएगा जब ये बहुत ज्यादा होगा, यानी कि रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होगा और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगी। प्रोडक्ट बहुत, ये बहुत ज्यादा और ये बहुत कम। इक्विलिब्रियम आया, उस समय रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बहुत कम बना है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट मोर स्टेबल हुआ, है ना, रिएक्टेंट मोर स्टेबल हुआ, ठीक है। और सर अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है, ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, तो केसी मिडवे में आएगा, तो दोनों की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। सेकंड, जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं उसमें या तो गैसियस सॉल्यूशन वाले लिखते हैं, या सॉरी गैसियस सब्सटेंस वाले लिखते हैं, या सॉल्यूशन वाले लिखते हैं, या गैसियस सब्सटेंस वाले लिखते हैं
while writing equilibrium constant we write only, कौन लिखते हैं, या तो सिर्फ और सिर्फ गैसियस सब्सटेंस और या एक्वा सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन वाले। हम नहीं लिखते, किनको नहीं लिखते, प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड वालों को एंड लिक्विड। सर क्यों नहीं लिखते, क्योंकि इनका एक्टिव मास कांस्टेंट रहता है, एक्टिव मास कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द रिएक्शन। पहले इसको 2 मिनट बाद एक्सप्लेन करता हूं, पहले मैं आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है, क्या किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो 1 कार्बन सॉलिड 1 O2 गैस गिव्स यू 1 CO2 गैस। मुझे इसका KC लिखना है, KC। ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट कौन है बेटा, CO2। रिएक्टेंट में दोनों है, दोनों, बट हम किसको लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ गैस वाले को, या सॉल्यूशन वाले को भी लिखते हैं, यहां पर गैस वाला ही है, ठीक है। इसको नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसका एक्टिव मास कांस्टेंट रहता है। कैसे रहता है वो भी बताता हूं, वो बताता हूं। नहीं नहीं सर, मुझे अगर इसका KP लिखना होता तो KP लिख लो, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन लिखी है वहां पर पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है। सर एक और एग्जांपल दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं। एस कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल डालते हैं, बनता है एस्टर और वाटर। वाटर सॉल्यूशन के अंदर है, ये प्योर लिक्विड नहीं है, सॉल्यूशन के अंदर बना है, ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। ऊपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये सॉल्यूशन के अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर, प्योर लिक्विड नहीं है। प्योर होता तो ना लिखा जाता, प्योर होता तो ना लिखा जाता, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर बन रहा है। सर आप गैसियस स्टेट और ये सॉल्यूशन वाले ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनका एक्टिव मास कांस्टेंट नहीं होता, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का होता है। सर कैसे होता है प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का, बताते हैं। पहले बताओ एक्टिव मास का मतलब क्या है। सर एक्टिव मास का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल। कॉन्सेंट्रेशन होती किसके बराबर है, सर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, सर मास बाय मोलर मास। ये बेटा मास है, ये मोलर मास है, मास है, ये मोलर मास है। अच्छा मुझे ये भी बता दो, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है। सर मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सर डेंसिटी हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। क्या आपको पता है, क्या आपको पता है डेंसिटी प्योर सॉलिड की और प्योर लिक्विड की कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होती भाई। गैस की चेंज होती है, सॉल्यूशन की चेंज होती है। सर गैस की कैसे चेंज होती है, अरे यार फिर तुमने पहला चैप्टर ही नहीं पढ़ा यार, क्या डेंसिटी गैस की सिखाई नहीं थी, PM/RT। प्रेशर चेंज करने से, टेम्परेचर चेंज करने से जो है वो डेंसिटी क्या हो जाती थी, चेंज हो जाती थी। तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, मोलर मास तो कांस्टेंट ही होता है, वो तो सबको ही पता है, ठीक है। इसी कारण इसका एक्टिव मास भी कांस्टेंट होगा, एक्टिव मास भी कांस्टेंट होगा। सेकंड एग्जांपल उल्टा लिख दिया, क्या उल्टा लिख दिया, अच्छा ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, सॉरी बेटा, थैंक यू बेटा बताने के लिए, आई सिंसियरली अपोलोजाइज। थैंक यू, ठीक है जी।
सर वाई एक्टिव मास इज नॉट कांस्टेंट, अभी बताया। हम पार्शियल फ्रैक्शन में कॉन्सेंट्रेशन इक्वेशन नहीं लेते क्या? ये क्या क्वेश्चन है भाई साहब? अगर H2O रिएक्टेंट में होता तब नहीं लिखते बेटा, का सॉल्यूशन के अंदर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। लेकिन मोलारिटी में वॉल्यूम सॉल्यूशन का होता है ना, हाँ वॉल्यूम सॉल्यूशन का ही है। कैसे पता चलेगा कि H2O सॉल्यूशन में बना है? जैसे ये देखिए 2H2 गैस प्लस 1O2 गैस गिव्स यू 2H2O लिक्विड। यहाँ पर कोई सॉल्वेंट वगैरह था नहीं, जैसे यहाँ पर सॉल्वेंट था ना, वाटर वाटर वाटर, तो ये सॉल्यूशन के अंदर वाला है, ये सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसका केसी लिखूंगा तो इसको नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। केपी लिखूंगा तो नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। यहां पर तो ऑलरेडी वाटर था, ऑलरेडी वाटर था, ये उसी के अंदर है, ये वाटर और ऐड हुआ। एक्टिव मास नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। एक्टिव मास होती है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन होती है मोलैरिटी, मोलैरिटी दोबारा रिवाइज कर लेना, अपने आप समझ आ जाएगा। बाकियों को समझ आ गया है, सिर्फ एक आदमी बोला था उसके लिए मैंने बता दिया, ठीक है। डेंसिटी कैसे कांस्टेंट है पता नहीं भाई, फिर अब इसका जवाब मैंने बोला ना, इसके लिए तो फिर थोड़ा पीछे चले जाया करो। 10 से पीछे 9, 9 से पीछे 7, 6, 8, 5th क्लास के आसपास हम पढ़ते हैं डेंसिटी, वहां चले जाओ, फिर वहां चले जाओ। जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड है ना, ये सॉलिड है, मैं इसको ये प्रेशर लगा रहा हूं, पूरा जोर लगा लिया यार, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही यार इसकी। कोशिश तो कर रहा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं, जैसे तुमने बोला कि ये सॉलिड है, लगाता जा रहा हूं प्रेशर, पूरा प्रेशर लगा दिया, हो नहीं रही यार इसकी डेंसिटी चेंज। तू कर दे भाई, तू कर दे। अगर तू कर देगा तो मैं ये टॉपिक अगले साल से थोड़ा चेंज कर दूंगा, चेंज कर दूंगा पक्का, आई प्रॉमिस, ठीक है। अगले साल से थोड़ा रिसर्च पेपर वगैरह लगाएंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे और चेंज कर देंगे इस टॉपिक को। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लिखा हुआ है आपकी किताब में तो बताना है मेरे को, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वैसे रियलिटी में देखा जाए तो ये जो फिर वो थोड़ा हाई लेवल की बात हो जाएगी, तो मुंह को कंट्रोल रखते हैं, नीट और जेई से बाहर चले जाएंगे तो इस कारण चुप रहते हैं, ठीक है। वैसे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, ना केपी का यूनिट होता, ना केसी का यूनिट होता, बट नीट और जेई के लेवल में बोला हुआ है कि इनके यूनिट होते हैं, तो मैं भी सिखा रहा हूं कि यूनिट होते हैं। रियलिटी में होता ही नहीं है, बट चलिए ठीक है, जो है सो है। मुझे ये लाइन भी नहीं बोलनी चाहिए थी कि इसका यूनिट नहीं होता, मैं जानता हूं गलती से निकल गई, सॉरी बोलता हूं मैं उसके लिए। यूनिट ऑफ केसी क्या होगा सर? देखिए केसी है क्या, ये कॉन्सेंट्रेशन की रेशो है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन की रेशो है, तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, दैट इज मोल्स पर लीटर, ठीक है। कि पावर में क्या आएगा, पावर में यही आएगा, या तो डेल्टा एन जी या फिर वही सॉल्यूशन वाला जो होगा। सिमिलरली केपी का क्या होगा, एटीएम की पावर डेल्टा एन जी या फिर वही जो सॉल्यूशन वाला होगा, ठीक। कुछ जाने कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन से कॉन्सेंट्रेशन कैंसल आउट हो जाएगा, आइए करके देखते हैं भाई, आपकी बात को मान के देखते हैं, आइए। ये मैंने एक रिएक्शन लिख दी सर, लिख दी। इसका डेल्टा एनजी निकाल दो, बस इतना करना है। एनपीजी 2 है, एनआरजी 4 है, सर -2 आ गया, तो इसके केसी का यूनिट आ जाएगा मोल पर लीटर की पावर -2, यानी कि लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर आ जाएगा। नहीं, मैंने आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने सर आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि ये फॉर्मूला ही कहां से आया, ये फॉर्मूला कहां से आया। वो तो सही है, आप डेल्टा एन जी यहां पे रख दोगे, -2 आ जाएगा, -2 को करोगे याद है, मैं मान गया,
मैं कह रहा हूं ये फॉर्मूला कहां से, अच्छा अच्छा ये जानना है, ये भी कर देते हैं भाई। ऊपर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की, नीचे रिएक्टेंट की, रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये कॉन्सेंट्रेशन है ना, यस सर। ये मोल पर लीटर है ना, यस। ऊपर मोल पर लीटर का स्क्वायर है, हाँ सर। नीचे मोल पर लीटर, दोनों ही मोल पर लीटर है। पावर 1 और पावर 3, यह सर 4 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकता हूं, मोल पर लीटर की पावर 2 - 4। क्या ये 2 - 4 यही होगा, -2। समझ आया अब कहां से आया, अब समझ, हाँ हाँ सर अब समझ आ गया सर, ठीक है। सर CH3COH वाले का करिए, आइए CH3COH वाले का कर लेते हैं, उसमें क्या है। इसमें भी ऊपर मोल पर लीटर जो है वो 2 है, नीचे भी मोल पर लीटर जो है वो 2 है, तो कैंसल आउट हो जाना है। तो इसका 9 यूनिट होगा, 9 यूनिट होगा, है ना। डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी नहीं है सर, ये सॉल्यूशन की फॉर्म है, तो सॉल्यूशन में लिख लो यार। ये 2 है, ये भी 2 है, तो 2 - 2 0 आ जाना। जब डेल्टा एनजी 0 होगा तो आपको पता ही है मोल पर लीटर की पावर 0। 0 क्या होता है 1, किसी पावर 0 क्या होता है 1। हाँ, केसी केपी का यूनिट क्वेश्चन पे डिपेंड करता है बिल्कुल, और वो क्वेश्चन कैसे होगा वो हमने बता दिया है। और बात करते हैं बेटा, और बात करते हैं, अभी तो शुरू हुई, पार्टी शुरू हुई है। इसके MIT और चलेंगे थोड़ा सा, एक बार ये खत्म हो जाएगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा है। आज तो दूसरी क्लास ही है, आप खत्म की बात कर रहे हो। मैंने खत्म बोला नहीं भाई, मैंने तो बस बोला है कि काफी हद तक हो जाएगा चैप्टर। तो न्यूमेरिकल्स करने हैं, कल मैं सोच रहा हूँ बहुत सारे फ्रेश क्वेश्चन लेके आऊंगा, आज टाइप करवाऊंगा उनको बैठ के। डाउट आ गया, डाउट आ गया, डाउट आ गया, आ गया जी, आ गया, डाउट आ गया सर। फिर रेस टू यूनिट के टर्म्स में कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, पता नहीं क्या लिखा है भाई। तो क्या हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट वेरी करेगी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। जी एंजल, गोल्ड भी सॉलिड है, उसकी डेंसिटी बदलती है। बदल दो, फिर बदल दो, बदल दो, आज ऐसा ही करते हैं। मम्मी के पास गोल्ड वोल्ड होगा कुछ, ठीक है, उसकी डेंसिटी चेंज कर दो आज, फिर देखी जाएगी। कोई टेंशन नहीं लेनी, प्रेशर लगाना उसके ऊपर और डेंसिटी चेंज कर देनी है उसकी। यहाँ डेंसिटी में वॉल्यूम तो सॉल्यूशन की है, तो डेंसिटी सॉल्यूट की कैसे है। अरे नहीं, जिसका एक्टिव मास है उसी की है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान से बेटा सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, एक बार इक्विलिब्रियम आ गया, आ गया सर, आ गया, आ गया, है ना। अगर आपने उसको इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया सर कैसे, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा जब तक के टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा जब तक के टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। मैंने ये नहीं बोला कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। इक्विलिब्रियम तो हर किसी से डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रेशर चेंज करने से, वॉल्यूम चेंज करने से, नंबर ऑफ मोल चेंज करने से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा जब तक के टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। नहीं, मेरे बात समझ नहीं आ रही सर, समझ, अरे मैं समझा दो, तुम्हारी लाइफ से एग्जांपल निकाल देता हूं मैं, है ना। ये देखो, लास्ट ईयर मान लेते हैं अनफॉर्चुनेटली किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, और उसका रीजन था कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, है ना, विच इज ए वेरी जेन्युइन रीजन, ठीक है। इस कारण उनके नंबर नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, ये लाइफ है, बहुत बड़ी है, एक साल ड्रॉप करना पड़ गया। तो पिछले साल लाइफ डिस्टर्ब होने का एक बड़ा जेन्युइन सा रीजन था कि तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है, बहुत जेन्युइन है, आई एग्री विद इट, किसी के साथ भी हो सकता है। बट इस साल क्या हुआ, इस साल क्या हुआ, इस साल सर पढ़ाई देखो, पिछले साल भी नहीं हो रही थी पढ़ाई, इस साल भी नहीं हो रही है, बट इस साल रीजन क्या है सर मैं ना किसी के साथ सर बात करने लगा हूं व्हाट्सएप पे, है ना, या इंस्टाग्राम पे, मैं घंटों घंटे उसी से बात कर, देखो डिस्टर्ब वहां पे भी है, डिस्टर्ब यहां पे भी है।
कारण अलग अलग है, कारण अलग। वहां पर एक बड़ा जेन्युइन रीजन था, यहां पर तो रीजन बस ऐसे इमेजिनरी सा रीजन है, कोई है नहीं, ठीक है। तो किसी से चैटिंग करने लगा हूं, मेरे को गेम की लत लग गई है, मैं कुछ गंदी चीजें देखने लगा हूं, है ना, बहुत 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 सारे ए बी सी डिस्टर्ब। यहां वाला डिस्टर्बेंस का रीजन एग्री, बड़ा जेन्युइन रीजन है, किसी के साथ भी हो सकता है, नहीं होना चाहिए। बट ये वाले तो सारे ऐसे बेकार से रीजन है, डिस्टर्बेंस दोनों जगह। आप बताओ क्या नंबर चेंज होंगे? आप बताओ क्या नंबर चेंज होंगे? नंबर चेंज होंगे। इस साल नंबर आए मान लेते हैं 720 में से 200, इस साल कितने आएंगे जल्दी बताओ जरा, इस साल बताओ कितने आएंगे? डिस्टर्ब वहां पे भी है, डिस्टर्ब यहां पे भी है। नंबर चेंज होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। इधर भी 200 आए थे, इधर भी 200 ही आएंगे, है ना। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। बताऊं बताऊं नंबर कैसे बदलेंगे? पिछले साल तो देखो, कुछ भी बच्चा बीमार होता है ना, माँ बाप का दिल बड़ा बड़ा ही सॉफ्ट होता है भाई साहब, है ना। माँ बाप का दिल, वो क्या करते हैं कि बच्चा बीमार होता है तो उसकी छोटी मोटी गलतियां माफ कर देते हैं, है ना। चोट लगी हुई है, बीमार है किसी भी तरह से, तो किसी से चैटिंग भी कर रहा होगा रात को 2 बजे, तो कहेंगे चल छोड़, कोई बात नहीं यार, वैसे ही डिस्टर्ब है, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इस साल अगर पिताश्री ने देख लिया ना रात को किसी से चैटिंग करते हुए, ठीक है, या कोई और अजीब सी हरकत करते हुए, बेटा चप्पल निकालेंगे, इतना सूतेंगे, इतना सूतेंगे कि देखना तुम, उससे फिर वैल्यू चेंज होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, अपने कमरे कहेंगे मेरे कमरे में बैठ के पढ़, ठीक है। अब वहां पे बैठ के किससे चैटिंग कर लेगा, है? रात को कहेंगे मैं तेरे ही कमरे में सोऊंगा, घबरा मत तू, ठीक है, तू पढ़, ठीक है। रात को 2 बजे आके देख, चेक करेंगे, क्रॉस करेंगे, हाँ कितना कर लिया, कितना नहीं कर रहा, देखना इस साल नंबर चेंज होने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो वो टेम्परेचर जो चप्पल ने जो कमाल किया है उसको, है ना, घर में बोलते हैं हम लोग, हमारे घर में ही बोलते हैं CPWEC, है ना। जब भी मेरे बच्चे कहते हैं ना सर हमें पापा 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 हमें कुछ बाहर से खाना है, तो मैं यही बोलता हूं उनको कि आपको बाहर से सिर्फ यही चीजें मिल सकती हैं भाई साहब। ऐसा नहीं है बाहर का खाते हैं वो, पिज्जा बर्गर कभी कभी, बट कभी कभी, कभी कभी का मतलब कभी कभी, ऐसा नहीं कि हर दूसरे दिन बाहर का ही खाना है, ठीक है। ये पता क्या, ये क्या है? छित्तर पकौड़े। छित्तर समझते हो? चप्पल, चप्पल, चप्पल के पकौड़े। जैसे पिज्जा ऑर्डर करते हैं ना, बोलते हैं ना विद एक्स्ट्रा चीज, तो ये पता क्या है? विद एक्स्ट्रा चीख, चीख, चीज नहीं चीज, तो छित्तर पकौड़े विद एक्स्ट्रा चीख। हाँ देखो भाई, किसी को भी सुधारना हो तो प्यार से बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है, कोई चीज नहीं है। मैं कह रहा हूं दुनिया में सबसे बड़ा काम कर सकता है प्यार। प्यार से समझा लो, 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, 5 बार समझाओ, 10 बार समझाओ, समझाना चाहिए। मैं एग्री करता हूं, आई एज ए पेरेंट आई फुली सपोर्ट इट। बट भाई साहब कुछ बच्चे ही ऐसे होते हैं भाई साहब, वो जिनको प्यार की भाषा समझ ही नहीं आती, उस समय क्या करेगा पेरेंट? उस समय क्या करेगा बताओ? उसको बिगड़ने दे, जा बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुझे डांट तो सकता नहीं, मैं तुझे मार तो सकता नहीं, ठीक है, तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले, कोई बात नहीं। अच्छा नशा कर रहा है, कर ले, मैं तुझे डांटूंगा नहीं, ठीक है ना। लड़कियों के पीछे भाग रहा है पढ़ने के टाइम, कर ले, मैं तुझे, ऐसा थोड़ा होता, ऐसा थोड़ा होता भाई, ठीक है। तो पहले तो प्यार से बताओ, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, ठीक है। थोड़ा फिर आंखों से बताओ, ठीक है, वो भी भाषा कईयों को समझ आ जाती है। फिर तीसरा होता है भाई नहीं समझ आ रहा, नहीं आ रहा, तो फिर तो हथियार है ही अपने पास यार, है ना। तो आइए आइए, इक्विलिब्रियम तो किसी से भी डिस्टर्ब हो जाता है, प्रेशर चेंज करने से, वॉल्यूम चेंज करने से, नंबर मोल चेंज करने से, टेम्परेचर चेंज करने से। बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, है ना। नंबर इस साल तभी बढ़ेंगे, ठीक है ना। नंबर इस साल तभी बढ़ेंगे जब पिताश्री जो है वो कमांड अपने हाथ में ले लेंगे। तो केपी और केसी चेंज ओनली व्हेन टेम्परेचर इज चेंज। चाहे केपी हो चाहे केसी हो, वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक टेम्परेचर नहीं हो। प्रेशर चेंज करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, हाँ होगा। वॉल्यूम चेंज करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, हाँ होगा। नंबर ऑफ मोल चेंज करने से होगा, होगा, ठीक है। बट केपी या केसी तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अच्छा, तो इसका मतलब के का टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन होगा? हाँ रिलेशन है, वो ये के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। बहुत बढ़िया सर। सर यहां पर दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लो। नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। हाय सर कहां से आ गया, हाय सर कहां से आ गया? क्या
सेम इक्वेशन हमने सॉल्यूशन में भी करी थी, है ना? करी थी कि नहीं करी थी? नहीं तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा। अबे वहां पे P लिखा था, वेपर प्रेशर लिखा था, सिमिलर इक्वेशन तो है, बस यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है। अच्छा अच्छा, अब याद आया सर। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल बना सकते हैं। आइए फिर बनाइए सर, सोच क्या रहे हैं, बनाइए। एक्स एक्स वाई एक्सिस पर नेचुरल लॉग ऑफ के, एक्स एक्सिस पर 1/t, सी की वैल्यू कितनी है? सी वो है नेचुरल लॉग ऑफ ए, ये रहा सी, पॉजिटिव में है नेचुरल लॉग ऑफ ए। स्लोप कितना? स्लोप नेगेटिव में है, माइनस डेल्टा एच बाय आर। क्योंकि स्लोप नेगेटिव में है इसी कारण मैंने लाइन नीचे की तरफ बनाई है, नीचे की तरफ बनाई है, ठीक है। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स में भी आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। इसी इक्वेशन को लिख रहा हूं दो अलग अलग टेम्परेचर पे। एक बार टेम्परेचर मैंने T1 रखा तो ये K1 हो जाएगा। एक बार टेम्परेचर चेंज कर दिया, आपने गर्म कर दिया, ठंडा कर दिया, अलग बात है, चेंज कर दिया, इसे T2 कर दिया तो ये K2 हो जाएगा। बिल्कुल, उसको पूरे को सॉल्व करेंगे, पूरे को सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। आप चाहें तो इसको भी सॉल्व करके लिख सकते हैं, 1/T1 माइनस 1/T2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, T1 T2 T2 माइनस T1। सर बट आपने ये बताया था थर्मोडायनेमिक्स में जो नेचुरल लॉग होता है वो क्या होता है? 2.303 लॉग बेस 10। बिल्कुल, तो यहां पर लिख दो फिर 2.303 लॉग बेस 10। 2.303 कहां गया? जो इधर मल्टीप्लाई में था वो इधर आके डिवाइड में हो गया, इधर आके डिवाइड में हो गया, ठीक है। ए क्या है? ए कांस्टेंट है बेटा। ए क्या है? एक कांस्टेंट है। लिख लिया सभी ने? याद है इसी इक्वेशन को हमने सॉल्यूशन में लिखा था, उसका नाम क्या लिखा था? याद दिलाओगे? इसी इक्वेशन को हमने सॉल्यूशन में लिखा था, उसका नाम क्या लिखा था? बस फर्क यहां पे था, P2/P1 था। जैसे K1 क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे। K2 क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पे। डेल्टा एच तो आप पता ही है, रिएक्शन का जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा। इसका नाम है बेटा वैन हॉफ इक्वेशन। उसका नाम था क्लॉजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये भी वेंट ऑफ इक्वेशन ही है, ये भी वेंट ऑफ इक्वेशन ही है, दोनों कोई फर्क नहीं है, बस ये एक टेम्परेचर पे लिखी हुई है, ये अलग अलग दो टेम्परेचर पर लिखी हुई है। फिफ्थ पॉइंट एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर आपने ये तो बता दिया टेम्परेचर बदलेंगे तो के बदलेगा, बट कैसे बदलेगा, है ना भाई? टेम्परेचर बढ़ाने से कम होगा, ज्यादा होगा, कैसे होगा? मैं बताता हूं। सबसे पहले ये दो टाइप से पढ़ना है हमें। एक तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, सर एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती थी, टेम्परेचर डिक्रीज होता था सराउंडिंग्स का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती थी, टेम्परेचर इंक्रीज होता था सराउंडिंग्स का। ध्यान से सुनना समझना, मैं दोनों के लिए पढ़ा रहा हूं। पहले एंडो के बारे में बात कर रहा हूं। क्या एंडो में डेल्टा एच पॉजिटिव होगा? यस सर। आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, क्या किया? इंक्रीज किया है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा है, ये छोटा है, क्या ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी? हाँ सर। पॉजिटिव को पॉजिटिव से ही मल्टीप्लाई किया है सर। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि एंडो के लिए पढ़ा रहा हूं ना, एंडो के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, यानी कि log K2/K1 क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पता नहीं कितना आएगा, मैंने x मान लिया। log
m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n इज इक्वल टू x। ये माइनस log n log k1 माइनस log k1 उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साफ पता चल रहा है k2 ग्रेटर देन k1 है। भाई log k2 क्या है, log k1 में कुछ ऐड किया है। जब भी किसी में कोई चीज ऐड कर देते हो तो वो वैल्यू बढ़ जाती है। तो वही तो मैं कह रहा हूं यहां पे कि k2 जो आएगा वो k1 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। k2 क्या आएगा, k1 से क्या आएगा, ज्यादा। टेम्परेचर इंक्रीज किया, k2 इंक्रीज हो गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज हो गया। तो आप ऐसा कह सकते हैं k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ेगा, k बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे k कम हो जाएगा, ठीक है। सर एक्सोथर्मिक में क्या होगा, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, क्या आपको पता है? एक्सोथर्मिक में यहां पर नेगेटिव आएगा, यस सर। T2 ग्रेटर देन T1 है, टेम्परेचर बढ़ाया है, ये पॉजिटिव है, यस। तो ये पूरा हिस्सा पॉजिटिव आएगा, यस। पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव है। पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस, यहां पर ये माइनस आएगा। क्या साफ पता चल रहा है? log k2 इज इक्वल टू log k1 माइनस x है, तो k2 लेस देन k1 हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाया, k डिक्रीज हो गया। तो क्या ऐसे बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? टेम्परेचर बढ़ाओगे के डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस के डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस के इंक्रीजेस। क्या ये क्लियर है? यस और नो, यस और नो। तो T2 अगर छोटा होगा तो बता तो दिया, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो के डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे के इंक्रीज हो जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं ना, पढ़ा है वैसे हमने, बट चलिए एक बार थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मान लेते हैं ये रिएक्शन एक एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर होता है डिक्रीज। बेटा ये अपने आप होता है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगी टेम्परेचर डिक्रीज, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। और जब बैकवर्ड होगी उल्टा होगा, ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये अपने आप होता है, आपको कुछ नहीं करना। सर एक्सो लिखोगे तो उल्टा हो जाएगा, यहां टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यहां डिक्रीज होगा, ठीक है, एक्सो में उल्टा कर देना। कितने भैया जो 18.5 है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। लो भैया आज मिल गया जी, आज को पेपर मिल गया पहला है। आना, आजा आजा है। लो भैया नमस्ते कर पहले सबको। नमस्ते भैया, नमस्ते दीदी। पूछो कैसे हो? आप कैसे हो? अच्छा 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 अच्छा। तो आज मिल गया, पहला पेपर मिल गया। हाँ। जिसमें अच्छे नंबर आने हैं वो मिल रहे हैं, जिनमें खराब आने हैं वो शायद कभी नहीं मिलेंगे, है ना? मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मैम से जाके पूछता हूँ। अच्छा अभी कौन सा मिला? साइंस मिला। साइंस मिला, कितने का था मैक्सिमम मार्क्स? 20 में से कितने आए? 18.5। गलती कहाँ हुई है? मैं भूल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसमें गलती करी है? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री वो तो आसान सा चैप्टर था, सब्लिमेशन वाला वही था ना? नहीं, अच्छा उसमें थोड़ी ना करी, कोई असर्शन रीजन था। अच्छा रीजन में करी है? असर्शन रीजन वाले में प्रॉब्लम होती है। अच्छा तो प्रैक्टिस कर फिर। और अच्छा रीजन कौन सा गलत हुआ? एक तो बायो का आया था, अरे केमिस्ट्री का आया। बायो, हाँ बायो वाला सही हो गया, नहीं केमिस्ट्री वाला सही हो गया, बायो वाला गलत हो गया। केमिस्ट्री वाला सही हुआ, हाँ। बायो वाला गलत हुआ। हाँ।
केमिस्ट्री वाला पढ़ रखा था यार हमने ढंग से, हाँ है ना। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, पेपर मिल गया, चल जा। साइंस द पेपर मैंने एक मार्क अपना चलिए जी, चलिए चलिए, है ना, आज आपने देख लिया, है ना, ठीक ही है 18.5 यार, केमिस्ट्री वाला तो ढंग से पढ़ा रखा मैंने चैप्टर। हाँ मैं भी बड़ा हैरान हुआ, मैं आया ये तो बच्चों के सामने कहे जा रहा है यार केमिस्ट्री वाला गलत हो गया, फिर माइंड में कह रहा है यार नहीं नहीं केमिस्ट्री वाला सही हुआ, बायो वाला कराऊंगा, तो सही है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। पता करके क्या आना, छोटा सा एक तो रिवाइज करके आना, रिवाइज करके आना, एक पेज ब्लैंक बस, सिंगल साइड ब्लैंक छोड़ देना, और फिर ये क्वेश्चंस लिख के लाना यार, है ना। ये क्वेश्चंस करने हैं सारे, कुछ नए क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा कल, ये भी करने हैं और कुछ नए भी लेके आऊंगा, बस यहीं तक, बस यहीं तक। एमपीक्यू में कुछ क्वेश्चंस हैं आज, इनको सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है यार, ये मॉड्यूल के लिए है, दैट इज आप कूपन कोड YN10 यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है, 10% का मिलेगा, मतलब 10% का, ठीक है। मिलते हैं, रिवाइज करके आइएगा, चैप्टर अच्छा है, आसान है, जल्दी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और कल मैंने कुछ प्लान भी कर रखा, कल बताता हूँ आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रिवाइज करके आइएगा।